हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चले स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में भी ज़बरदस्त रहें। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सात रोड खुर्द हिसार, एडुसेट के माध्यम से +2 के बच्चों को इन दिनों हम जो उन्होंने +1 में पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर कोई चीज़ थोड़ा दिमाग से स्लिप हो गई है तो एक दोबारा से रिवाइज हो जाए। इस कड़ी में आज हम करेंगे जर्नल कैसे बनता है, रूल्स को कैसे लागू किया जाता है और उसी में कुछ इम्पोर्टेंट एंट्रीज उनको कैसे किया जाता है, तो इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बच्चों, एक छोटा सा जर्नल का क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें हम आपको पैटर्न समझा रहे हैं और जो हमने रूल बनाए थे, रूल समझाए थे, उन रूल को कैसे फॉलो किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं। एंटर क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ राम एंड सन्स। 2021 April 1st, Ram and Sons started business with cash rupees 1,50,000। राम एंड सन्स ने 1.5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? एक तो कैपिटल का, क्योंकि कैपिटल से स्टार्ट करें, और क्योंकि बिजनेस में कैश ला रहे तो कैश। अब हमारे पास कैश और कैपिटल दो अकाउंट है। यहाँ पर हम अगर कैश से करें तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, कैपिटल से करें तो भी हो जाएगा। फिलहाल हम कैश से, क्योंकि इजीली हो सकता है, तो कैश कौन सा वो है, किस कैटेगरी में आता है कैश अकाउंट? कैश आता है रियल अकाउंट में। तो रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश आ रहा है तो डेबिट कर दो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। अब बताइए, आ रहा है कि जा रहा है? अब कोई बच्चा कह रहा है कि जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? घर से। कोई कह रहा है आ रहा है। कहाँ आ रहा है? बिजनेस पे। अब सोचना ये है, आप घर के अकाउंट्स बना रहे हैं या बिजनेस के? ऑब्वियसली आप बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि बिजनेस में कैश आ रहा है, इसलिए कैश कम्स इन है। तो कैश को करेंगे हम यहाँ डेबिट, यहाँ एक बार 2021 लिख देंगे, April 1st, और यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट और 2। ये 2 पता होगा, थोड़ा सा पीछे लिखना है। जैसे ये CASH है तो थोड़ा सा गैप करके 2 स्टार्ट करेंगे। 2 कैपिटल अकाउंट, और 150 है तो डेबिट में 150 और क्रेडिट में भी 150। और नरेशन आप जानते ही हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आपने माल खरीदा, तो यहाँ पर 2 अप्रैल है तो 2 अप्रैल हो जाएगी। 2 अप्रैल को माल खरीदा है, एक अकाउंट आपका परचेज बनेगा, एक आपका कैश बनेगा। अगर आप कैश से बनाए तो भी चल जाएगा, परचेज से बनाए तो भी चल जाएगा। परचेज में आपका नॉमिनल का रूल लगेगा, कैश में आपका है रियल का लगेगा। चले एक बार रियल से करते हैं। कैश पे रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश आ रहा है तो डेबिट कर दो, अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। जब आपने परचेज किया, माल खरीदा है, तो आपने जेब से कैश दिया होगा और माल लिया होगा, तो कैश आया कि गया? गया, इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट। अब की कैश क्रेडिट होगा और फिर अपने आप ही परचेजेस डेबिट हो जाएगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000। ओके। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें परचेज से, तो परचेज पे नॉमिनल का रूल लगाइए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अगर परचेज
लॉस या एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो, अगर परचेज से इनकम है या गेन है, प्रॉफिट है, तो क्रेडिट कर दो। जब आप माल खरीदते हो तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो इसलिए परचेज ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। थर्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, फॉर कैश परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, दोनों ही सेम है, दोनों में परचेज खरीदा जा रहा है, तो परचेज इसमें भी डेबिट होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट। 2, क्योंकि इस बार लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, इसने बकायदा गौर किया है, मतलब श्याम के ऊपर ज़्यादा ध्यान, इसने श्याम पर ज़्यादा ध्यान दिया है। अब श्याम रिसीवर है या गिवर है? श्याम गिवर है, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो श्याम गिवर है, तो श्याम को करेंगे क्रेडिट टू श्याम। 30,000 है, 30,000, 30,000, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 5 अप्रैल को परचेज मशीनरी फॉर 30,000। जैसे ही हमने माल खरीदा था, यहाँ मशीन खरीद रहे हैं, दोनों में खरीद रहे हैं, कैश जा रहा है, इसमें तो नहीं, लेकिन इससे ऊपर वाले में कैश गया था, तो यहाँ पे परचेज किया, लेकिन मशीन परचेज की है, तो इस बार मशीनरी अकाउंट बनेगा, क्योंकि मशीन एसिड्स है, तो मशीन रिसीव मतलब व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। गौर करें, मशीन आ रही है और कैश जा रहा है, इसलिए मशीन को करेंगे डेबिट। क्या आ रहा है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। उसके बाद 7 तारीख को पेड टू श्याम, श्याम को दिए 20,000। अब एक श्याम का अकाउंट बनेगा, पेड टू श्याम 20,000, एक श्याम का अकाउंट बनेगा, एक कैश का। अब कैश पे रहेगा रियल का, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। आ रहा है, कैश आ रहा है या जा रहा है? जब आप श्याम को देंगे तो कैश जा रहा है, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो यहां पर हम 7th को कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, और श्याम रिसीवर है, श्याम डेबिट होगा, श्याम डेबिट 20,000। ठीक है, हाँ, नरेशन जरूर लिखते रहना। पेड टू श्याम, तो यहां पे ब्रैकेट में लिख देंगे पेड टू श्याम, ठीक है, कैश पेड टू श्याम लिख लो। उसके बाद 8 तारीख को सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 30,000, मोहन को 30,000 का माल बेचा, यानी 30,000 में बेचा, 30,000 में माल बेचा। तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? एक तो बनेगा मोहन का, क्योंकि मोहन को बेचा है, उधार हो रहा है, और दूसरा सेल्स का। मोहन पर्सनल अकाउंट और सेल्स नॉमिनल, चाहे नॉमिनल से करो। अगर सेल्स इनकम है तो क्रेडिट, क्या रूल है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर सेल्स लॉस है या एक्सपेंस है तो डेबिट, और अगर सेल इनकम है या प्रॉफिट है, गेन है, तो क्रेडिट। तो क्योंकि जब माल बेचोगे तो गेन ही होगा, तो सेल्स क्रेडिट होगा, तो सेल्स को करेंगे क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, और क्योंकि यहाँ पे मोहन रिसीवर है तो मोहन को करेंगे डेबिट, मोहन डेबिट 30,000। दैट्स ऑल। क्लियर है सभी को? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करेंगे डिस्काउंट, कंपाउंड जर्नल एंट्री, ओपनिंग एंट्री और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। एक क्विक रिवीजन लेते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि एरिया ज़्यादा कवर करना है। डिस्काउंट,
जिसको हम कटौती भी कहते हैं, छूट हो गया, कटौती हो गया। दो तरह का डिस्काउंट होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट व्यापारी कटौती और कैश डिस्काउंट नकद कटौती। मान लेते हैं हम किसी दुकान पर जाते हैं और हम उस दुकानदार से कहते हैं कि हमें कोई चीज़ देखने के लिए, जैसे कि हम कोई कपड़ा ही देखना चाहते हैं। अब वो कपड़ा शुरू में कहता है ये जी 2000 का है। ओके, हमने कहा लाला जी कुछ तो ठीक करो, रेट बहुत ज़्यादा है आपका। चलो जी, आप हमारे ग्राहक हो, परमानेंट ग्राहक है, 10% कम दे दो, लेस 10%। तो 2000 का 10% कितना जगह 200, तो कहता है चलो आप 1800 दे दो। जो 200 रुपये उसने कम कर दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। माल खरीदते या बेचते वक्त जो डिस्काउंट मिलता है या दिया जाता है वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। इसकी कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि ये व्यापार में किया जाता है ग्राहक को देख के, क्योंकि उन्हें पता होता है ग्राहक कई बार बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मांगते हैं तो वो पहले ही रेट बढ़ाकर बोलते हैं, इसलिए इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। हाँ, एंट्री 1800 से होगी, ना कि 2000 से। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने माल खरीदा तो हम क्या एंट्री करेंगे, या वो उसने बेचा है, पहले हम खरीदने की कर लेते हैं, तो परचेज डेबिट, क्योंकि खरीदा, अगर नगद खरीदा टू कैश, लेकिन 1800 से होगा, ना कि 2000 से। ओके, अब दूसरी बात, मान लेते हैं हमने उधार खरीदा, तो उधार खरीदा तो हमने कहा कि आपके पैसे हम 3 महीने में देंगे। उसने कहा ओके 3 महीने में दे देना। अब 1 महीने बाद अगर हमें पैसे, हमारे पास कहीं से पैसा आ जाता है और हम उसका अभी देने चले गए, तो हम कहते हैं लाला जी वैसे तो मेरे पास अभी 2 महीने बाकी हैं, एक तो बीत गया, 2 बह के, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपका भुगतान कर दूं ताकि मेरी भी टेंशन खत्म हो जाए। तो मैं कितने पैसे दूं? वो कहता है जी 1800 देना, 1800 दो। मैंने कहा 2 महीने बाद भी 1800, अब भी 1800 है, ये तो ठीक सही नहीं है, कुछ तो कम करो। तो सेठ जी ने कहा चलो आप ऐसा करो 50 रुपये कम दे दो। तो जो 50 रुपये बाद में कम करने को कहा पेमेंट के टाइम पे, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। क्या कहते हैं इसको? कैश डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट था, ये कैश डिस्काउंट। इसको लिखा जाता है इट इज एंटर्ड, इट इज एंटर्ड, ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, जब पे करेंगे तो टू कैश, कैश जाएगा, कैश कितना जाएगा 1750, 1750 रुपये जाएगा। और क्योंकि अगर मैं उसका नाम मोहन कह देता हूं कि जिससे हमने माल खरीदा था, अब अगर मोहन को पेमेंट करना हो तो मोहन डेबिट हो जाएगा, मोहन को तो 1800 ही पे करेंगे, तो 50 रुपीज़ जो है यहाँ पर आपका कैश डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। यस, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं लिखना, क्योंकि डिस्काउंट 2 होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड को तो कहीं लिखते ही नहीं, तो जब भी कभी लिखा जाता है वो कैश डिस्काउंट ही होता है, इसलिए ये अंडरस्टूड है। लेकिन अगर मिला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड, और अगर दिया है तो डिस्काउंट अलाउड। ओके, फिर डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा, वो रूल के अकॉर्डिंग होगा। समझ गए? क्योंकि डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, दिस इज नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल के नाते इस पे रूल बनेगा, अगर इनकम है तो क्रेडिट करना पड़ेगा और अगर एक्सपेंसेस है तो
डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिला है, मैंने पेमेंट करी, मिला, इसलिए डिस्काउंट मेरे लिए क्रेडिट हो। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं इससे आगे। अब नेक्स्ट है कंपाउंड जर्नल एंट्री, मिश्रित एंट्री। कई बार ऐसा होता है एक ही डेट, याद रखना एक ही डेट, उस दिन कुछ एंट्रीज हैं और उनमें कॉमन एक साइड आ जाती है। कॉमन एक मतलब जैसे सैलरी दी, कैश गया, रेंट दिया, कैश गया, किसी को वैसे पैसे दिए, कैश गया। तो ऐसे में अगर कैश जा रहा है जा रहा है जा रहा है, हर बार क्रेडिट हो रहा है, तो भी एंट्री कर सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। और अगर आ रहा है तो भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कंपाउंड बनाने के लिए, मिश्रित बनाने के लिए? डेट एक होनी चाहिए और उसमें एक साइड कॉमन होनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा सैलरी दी, तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लेते हैं 7,000 दिया, ओके। फिर आपने रेंट दिया, तो अलग एंट्री करने के बजाय यहां पर रेंट अकाउंट भी डेबिट कर दिया जाएगा। मान लेते हैं 3,000 दिया, तो फिर ये 7 नहीं रहेगा, इसको 10 लिखा जाएगा। इसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं, मिश्रित इकट्ठा करना। मान लेते हैं कि आपने मोहन को भी पैसे दिए हैं, तो मोहन डेबिट। अगर उसको 5,000 रुपये दिए हैं, तो यहाँ पर 10 और 5 15,000 हो जाएगा। दिस इज कंपाउंड एंट्री। लेकिन शर्त यही है एक साइड कॉमन होनी चाहिए। अब मैं कहता हूँ सोहन से कैश मिला, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, तो कैश गया। इस बार मैं कह रहा हूँ सोहन से मिला, तो उस एंट्री में तो कैश डेबिट होगा, कैश आएगा। लेकिन ये सोहन गिवर है, तो क्या इसको मैं इसके साथ जोड़ सकता हूँ, कंपाउंड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कैश क्रेडिट हो रहा है और इसमें कैश डेबिट हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है एक ही डेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे महीने की सारी जगह आप इकट्ठा करके एक बना दें, नहीं, डेट एक ही होनी चाहिए। 15 तारीख का तो सब में 15 तारीख हो, और उसके बाद एक साइड कॉमन हो। ठीक है, ये था आपका कंपाउंड एंट्री। अब हम चलते हैं ओपनिंग एंट्री पे। देखिए बच्चों, बिजनेस साल दर साल चलता रहता है, वर्ष के बाद अगले वर्ष, अगले वर्ष, अगले वर्ष। तो पिछले वर्ष के जो जो बैलेंसेस हैं उनको अगले वर्ष की बुक्स में लाया जाता है। गौर करना, बैलेंस लाए जाते, पूरा अकाउंट नहीं लाया जाता। मान लेते हैं सोहन हमारा कोई ग्राहक है और उसने हमारे साथ एक साल में 200 बार ट्रांजैक्शन की। कभी पैसे लिए, कभी माल लिया, कभी पैसे दे दिए, कभी माल लिया दिया, ऐसे करते रहे। तो हम पूरी 200 एंट्री की डिटेल नहीं ले जाएंगे। लास्ट में क्या है, अगर साल के अंत में 500 रुपये लेने या देने रह रहे तो वो आगे आएगा, और बाय दिए पूरा हिसाब किताब बराबर हो गया तो फिर कुछ भी आगे नहीं आएगा। तो ओपनिंग एंट्री किसको कहते हैं? प्रत्येक वार्षिक लेखांकन वर्ष जो अकाउंटिंग ईयर होता है उसके शुरुआत में पिछले वर्ष के जिन खातों के बकाया रह गए हैं उनको आगे लाना, जिस एंट्री के द्वारा किया जाता है उसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ओपनिंग एंट्री। अब देखिए ओपनिंग एंट्री कैसे होती है। ओपनिंग एंट्री एक तो फर्स्ट डेट को होगी, साल के पहली डेट को। दूसरा, उस पे ये रूल लागू नहीं होते। कौन से रूल? जो हम अभी तक करते आए हैं कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नो, उसका अलग नियम है। सिर्फ 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 ओपनिंग एंट्री के लिए कह रहा हूं। क्या रूल है? ऑल एसेट्स डेबिट, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लायबिलिटीज अकाउंट। ऑल लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है।
ऑल एसेट्स यहाँ मतलब डिटेल लिखी जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, राम डेटर है तो राम डेबिट, फर्नीचर डेबिट बैलेंस है तो फर्नीचर, जो जो एसेट्स हैं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उन सबको डेबिट करेंगे। और जो जो लाइबिलिटीज़ है उनको क्रेडिट करेंगे। यहाँ लाइबिलिटी नहीं लिखेंगे, जब कोई पूछे तो तब तो ऐसे लिखेंगे। और अगर कोई एंट्री दे रखी है कि ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, तो फिर हम ये लिखने के बजाय उन बैलेंसेस को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एसेट्स को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो जाए, हो सकता है ये इनको मिला के मान लेते हैं कि ये सारे मिलाकर 1,00,000 रुपये हो गए, और ये ऐसे ये भी 2-3 होंगे लाइबिलिटीज़, ये मिला के 70,000 बन रहे हैं क्रेडिट। तो अंतर जो है वो 30,000 इस तरफ कम है, किधर? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये कह रहा है कि मेरे पास 1,00,000 रुपए की संपत्तियां हैं, हमारे पास 1,00,000 की संपत्ति है। क्या है ये चीज़ें हैं? कैश, डेटर्स, वो जो भी स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, जो भी हो, मतलब डेबिट। कहते जी 1,00,000 की संपत्ति है, ओके। दूसरी तरफ कहता है मैंने 70,000 तो बाहर वालों के देने हैं। और आपने इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसका मतलब है एसेट्स कैपिटल और लाइबिलिटी के बराबर होगी। तो जब लाइबिलिटी 70,000 है तो जो अंतर रह गया वो 30,000 रुपये का, वो 30,000 रुपये कैपिटल कहलाएगा। और ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिखना मत भूलना। ऐसा क्यों? वो आपको देखना चाहता है कि आपको कितना ज्ञान है, क्योंकि उसने कैपिटल दी नहीं है, हमने निकाली है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। ओके। अब दूसरी तरफ बाय द वे अगले ने कैपिटल भी दे रखी है, फिर तो मैं बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखूंगा। और ये 40,000 दे रखी है, तो कैपिटल क्रेडिट कर दी, लाइबिलिटीज क्रेडिट कर दी, तो लाइबिलिटी यानी क्रेडिट साइड तो 1,10,000 हो गया और डेबिट साइड 1,00,000 रह गया। तो फिर ऐसी कंडीशन में जो अंतर है 10,000 का, उसको हम गुडविल अकाउंट लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, और इसमें बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। ऐसा क्यों? इस बार हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास 40,000 तो पूंजी खुद की थी और 70,000 मैंने उधार लिया था, तो इसका मतलब मेरे पास 1,10,000 की संपत्तियाँ होनी चाहिए, लेकिन संपत्ति तो 1,00,000 की है। तो 10,000 रुपये गुडविल के नाम के। होता है ना कई बार, मान लीजिए कोई पुराना चला हुआ स्कूल बिक रहा है, अब वो 1 करोड़ में बिक रहा है, वह 1 करोड़ में बनता है मान लेते हैं। हमने कहा लो 1 करोड़ और हमें दे दो। वो कहता है जी मैं 1 करोड़ में नहीं दूंगा, मैं 1 करोड़ 20 लाख में दूंगा। मैंने कहा 20 लाख किस बात के? कहता है जी मैंने स्कूल का नाम चमकाया है, आपके पास बच्चे अभी से अवेलेबल हैं, आपको तो अभी से इनकम चालू हो जाएगी। तो देखिए यदि हम फालतू देते हैं तो इसका मतलब हम गुडविल के दे रहे हैं। तो ये बच्चों अगर ये साइड ज़्यादा हो तो डेबिट में गुडविल होगा। ओके, चलिए अब हम करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में क्या है, बैंक में आप जब कभी बैंक में पैसा बढ़ेगा, जैसे कैश में बढ़ता है तो कैश डेबिट होता है, इसी तरह बैंक में पैसा बढ़ेगा तो बैंक डेबिट होता है। और जब बैंक में पैसे कम होंगे तो बैंक क्रेडिट होगा। ये आप जानते ही हैं कि हर बिजनेस में बैंक के बिना आजकल काम ही नहीं चलता। तो बैंक से हमारे बहुत सारे लेन देन होते रहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने पैसे बैंक में जमा कराए, तो बैंक में करवाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक रिसीवर हो जाएगा, एंड टू कैश अकाउंट, कैश चला जाएगा, यानी बैंक प्लस हो जाएगा, कैश माइनस हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद मान लेते हैं कि कोई ए नाम का व्यक्ति है और वो सीधा मेरे खाते में पैसे जमा कराता है, या सीधा के लगाई उसने मुझे चेक दिया, ए ने मुझे चेक दिया और वो चेक मैंने बैंक में जमा करवा दिया उसी दिन। अगर उसी दिन जमा कराता हूं तो रिसीवर कौन बना? बैंक। ये थोड़ा स्पीड से करा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा, क्योंकि किसी से मुझे चेक मिला ए से और मैंने चेक बैंक में भेज दिया, तो रिसीवर कौन हुआ? बैंक। और गिवर कौन हुआ? ए। तो मान लेते हैं 10,000 का है तो ये 10,000। नरेशन क्या बनेगी? चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड इमीडिएटली सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। कलेक्शन के लिए भेज दिया। चाहे कलेक्ट हो चाहे ना हो, हम तो अपनी बुक्स में ये एंट्री कर देंगे, क्योंकि बाद में कहाँ हमें याद रहेगा। अच्छा, अब मान लेते हैं किसी ने हमें चेक दिया, जैसे ए की बजाय आपकी बी कर लेते हैं कि बी ने मुझे चेक दिया और मैं उस चेक को आज बैंक में नहीं भेज पा रहा, तो आज के दिन क्या होगा? क्या मैं बैंक डेबिट कर दूं? बिल्कुल गलत है। आपने बैंक में भेजा भी नहीं और फिर भी आप बैंक को डेबिट कर दोगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो क्या करें? तो आज के दिन वो तो गिवर है ना, बी तो गिवर है ही है, तो बी को तो करेंगे क्रेडिट, क्योंकि बी तो गिवर हो गया, क्रेडिट हो गया। और डेबिट करेंगे चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं 20,000 का। ओके, ये हो जाएगा। अब इसकी नरेशन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम बैंक बट नॉट सेंट टू बैंक इमीडिएटली। ठीक है। अच्छा, अगले दिन का मतलब जरूरी नहीं अगला दिन, 2 दिन में 3 दिन में जब भी आप इसको जमा कराओगे, तो जिस दिन जमा कराओगे उस दिन बैंक रिसीवर होगा, इसलिए बैंक को करेंगे डेबिट। बैंक रिसीवर हो गया, बैंक में पैसा बढ़ेगा हमारे। और 2 क्या बी होगा? नहीं, क्योंकि बी को क्रेडिट तो गिवर तो बी उस दिन था जिस दिन उसने मुझे चेक दिया था। आज बी का कोई रोल ही नहीं है, आज तो जो मेरा चेक इन हैंड है वो चला जाएगा। और अब एक अकाउंट्स का रूल है बेटा कि अगर कोई अकाउंट डेबिट है और उसको बंद करना हो तो उसको क्रेडिट कर दो। तो ये डेबिट है तो यहाँ पे टू चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट कर दो। क्रेडिट करने से कट गया, इसको ऐसे काटने की जरूरत नहीं है। जब कोई अकाउंट डेबिटर से क्रेडिट कर दो तो कट जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये 20,000 है। अब अगर आप गौर करें इन दोनों एंट्रियों से, चेक इन हैंड क्रेडिट और चेक इन हैंड डेबिट कट गया, तो इन दोनों से एक एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। देखिए यहाँ पे क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, सेम एंट्री बन गई, बस घूम के बनी है। और एक चीज़ और याद रखना, अगर क्वेश्चंस में लिखा है कि हमें चेक मिला और ये क्लियर नहीं कहा कि उसे बैंक में भेजा या नहीं भेजा, और आपको कहता है क्वेश्चन कीजिए, जहां तक क्वेश्चन दे रखा है वहां तक उसी महीने में देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चेक को बाद में जमा करवाया हो। अगर बाद में कराया फिर तो ये 2 एंट्री बनेंगी चेक इन हैंड वाली। और अगर यहाँ तक आखिरी तक भी यानी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें कहीं नहीं लिखा, तो आप क्या करना, ये मान के चलना कि चेक उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, तो फिर ऐसी एंट्री होगी बैंक डेबिट टू ए। और ऐसे क्वेश्चंस में आप यहाँ पर ऐसे स्टार लगा दें, इसके ऊपर नंबर लिख दें, और वर्किंग नोट में, जो वर्किंग नोट में काम करोगे कि यहाँ पर 1 नंबर, तो वर्किंग नोट में 1 नंबर पे लिख देना कि हम ये मान के चल रहे हैं कि चेक को तुरंत बैंक में जमा करा दिया होगा। कब मानोगे? जब आखिरी तक जो ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, जो लेन देन दे रखे हैं, उनमें आखिरी तक भी कोई विवरण नहीं है, लेकिन आखिरी में है कहीं पर तो फिर नहीं। ठीक है, चलिए
अब और एंट्रीज हैं, सिंपल सी हैं। अब एक इसमें डिशऑनर की करते हैं। मान लेते हैं जैसे ए से चेक मिला था तो बैंक डेबिट टू ए 10,000 हो गया। ओके, अब क्या हुआ, ये चेक डिशऑनर हो गया। डिशऑनर क्यों होता है? या तो ए के अकाउंट में पैसे नहीं हैं या कम है। यस, अगर 10,000 से कम रहे तो भी चेक डिशऑनर हो जाता है। ये नहीं कि चलो 9,000 है तो 9 तो पेमेंट होगा, नहीं, या तो पूरा पेमेंट होगा या डिशऑनर। कई बार सिग्नेचर टैली नहीं हो पाते और कई बार ओवर राइटिंग हो जाती है चेक के ऊपर। एक कुछ लिखा था उसके ऊपर फिर से पेन चला दिया, वो तो अलाउड ही नहीं है। और कई बार अंकों और शब्दों में, फिगर्स में और वर्ड्स में जो लिखा होता है अमाउंट, वो भी कई बार ना आपस में सेम नहीं मिल पाती, तो उसका भी फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि ये वाला चेक डिशऑनर हो गया, तो मैं 5 नंबर एंट्री यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। अगर डिशऑनर होगा तो उस दिन इस एंट्री को रिवर्स कर दिया जाएगा। ए दोबारा से डेटर बन जाएगा और टू बैंक, बैंक को हम क्रेडिट कर दें, क्योंकि हमने बैंक को डेबिट बना दिया था कि बैंक यू आर रिसीवर, तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो बैंक को क्रेडिट, यानी ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अगर चेक इस प्रकार से था, पहले हमारे पास था फिर अगले दिन जमा कराया, तब भी गौर करो तो चेक से तो चेक कट गया, तो एंट्री तो बी, बैंक डेबिट टू बी, जैसे बैंक डेबिट टू ए बैंक डेबिट टू बी, वही की वही एंट्री है। तो रिवर्स करते समय ये टू बी है तो बी क्रेडिट है तो बी डेबिट हो जाएगा, और बैंक डेबिट है तो बैंक क्रेडिट, यानी बैंक तो क्रेडिट ही होगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? इस तरह से एंट्रीज, बैंक से संबंधित एंट्रीज की जाती है। ओके बच्चों, अब हम करेंगे सम इम्पोर्टेंट एंट्रीज। जैसे पहली है बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड ये क्या होता है? जब कभी हमारा पैसा डूब जाता है और हमें उम्मीद ख़त्म हो जाती है कि अब नहीं मिलेगा, तो हम उस अकाउंट को बैड डेट्स कर देते हैं। लेकिन अचानक अगर वो पैसा मिल जाए तो उस वक्त कैश तो हमारे पास आएगा, और अगर बाई दिए वो चेक दे देता है तो बैंक से आएगा, है कि नहीं? तो बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, 2, जैसे मान लेते हैं कि सोहन ने कभी हमसे माल लिया था, फिर वो हिसार छोड़ के, वो शहर छोड़ के चला गया। अब शहर छोड़ के चला गया तो पता ही नहीं चला कहाँ है। कुछ साल हमने वेट किया, उसके बाद उसके अकाउंट को बंद कर दिया सोहन के, और अब सोहन हमारे शहर में दोबारा जॉब करने आ गया, उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल गई, और वो हमारे पैसे देने आ गया। सर ये आपके पैसे, मेरी मजबूरी थी, मैं चला गया था, लेकिन आते मैंने आपके पैसे दे दिए। तो वो पैसे आए तो क्या मैं सोहन लिखूं? नहीं। क्यों? क्योंकि सोहन का नाम तो मैं पहले ही मिटा चुका हूं। इसलिए अब इसे यहाँ पर बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट लिखेंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। वैसे भी आप याद रखें, जब भी कभी बैड डेट रिकवर्ड होगा तो इनकम होगी, तो इसलिए बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं अदत्त व्यय। क्या कहते हैं? अदत्त व्यय। अदत्त व्यय, अदत्त व्यय, ये क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? जैसे जब हम सैलरी देते हैं तो हमारी एंट्री बनती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कब? जब हम सैलरी पे कर देते हैं। लेकिन यदि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है, जहां हमारे खाते समाप्त होते हैं, उस दिन तक भी अगर हम सैलरी ना दे पाएँ, वो ड्यू हो गई, दे है लेकिन नहीं दे पाए, तो फिर सैलरी डेबिट टू कैश तो लिख ही नहीं सकते, और एंट्री फिर भी करनी होती है, क्योंकि हमारे अकाउंट्स एक्रूअल बेस पर चलते हैं। एक्रूअल जानते हैं, उपार्जित विधि।
उपार्जित विधि होती है कि इस वर्ष के खर्चे इसी वर्ष में दिखाए जाएं, चाहे वो भुगतान हो गए हों चाहे भुगतान ना हुए। इसी तरह इस वर्ष की आय इसी वर्ष में दिखाई जाए, चाहे वो प्राप्त हो गई हो चाहे वो प्राप्त ना हुई हो। ये एक्रूवल बेस होता है। तो उपार्जित विधि के अनुसार हमें एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो सैलरी डेबिट टू कैश नहीं लिखेंगे, हम कैश की बजाय लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी या एक्सपेंसेस। अगर मैं इसको यहाँ पे तो मैंने सैलरी लिखा है, अब क्योंकि मैंने तो एक्सपेंसेस लिखा है तो क्या पता सैलरी है कि रेंट है कि क्या है, तो यहाँ पर हम एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाएगा, जो भी उसका नाम होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अगर वो कहता सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट डेबिट बाकी रेंट बकाया है आउटस्टैंडिंग है तो रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त, पूर्वदत्त व्यय। बताइए पूर्वदत्त व्यय क्या होता है? ऐसा खर्चा, व्यय तो बता रखा है उसने, ऐसा एक्सपेंसेस जो हमने पहले ही भुगतान कर दिया, इस साल में नहीं, इस अगले साल का पहले दे दिया। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मान लेते हैं कि जैसे एक वर्कर है, उसको हम 10,000 रुपये सैलरी देते हैं एक महीने की, तो एक साल में कितनी बार सैलरी जानी चाहिए? 12 बार। तो एंट्री बननी चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000 10,000 और ऐसे करते 10,000, ऐसे 12 बार होगा। ठीक है जी, हर बार ऐसे होगा, हर महीने। लेकिन जब आखिरी के समय में सैलरी देने लगे, यानी इस वर्ष के अंत में या बीच में कहीं पर, अंत में लगा लीजिए, अंत में देने लगे, तो एक वर्कर बोला सर मुझे 2 महीने की सैलरी एडवांस दे दो, मुझे अपने गांव में शादी में जाना है और वहाँ मेरे को खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, जब मैं आ जाऊँगा तब आप मेरी सैलरी में से काट लेना। तो मालिक ने कहा चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 2 महीने की एक्स्ट्रा दे दी। तो वैसे तो उसको 10 करते हुए 12 महीने में 1,20,000 देनी थी, लेकिन उसको 1,40,000 दी गई, यानी ये 1,40,000 हो जाएगा। अगर मैं इसको सारे को मिटा के इकट्ठा कर दूँ अब, तो इस साल में मैंने 1,40,000 दे दिया है। समझ में आया? इकट्ठा नहीं दिया, हर महीने देते रहे, 10 10 10 10 10, लेकिन कभी 30 भी दे दिया, क्योंकि आखिरी में जिस महीने जाना था 10 तो उस महीने की सैलरी दे दी, प्लस 20,000 और दे दी। तो कुल मिलाकर 1,40,000 सैलरी डेबिट और 1,40,000 कैश गया। लेकिन सवाल ये आता है कि 1,40,000 कैश तो गया, ये तो मैं मानता हूँ, जितना गया उतना तो मानना पड़ेगा, लेकिन एक्सपेंसेस 1,40,000 नहीं है। जब वो आगे आएगा तो वो काम करेगा, और काम करेगा तो वहाँ पर हम उसको सैलरी नहीं देंगे, जो पहले दी थी वो काट लेंगे। तो क्या होता है कि जब ऐसा दे चुके होते हैं तो हमें उसको कम करना पड़ता है। जो सैलरी 1,40,000 है कम करो। कम कैसे करेंगे? सैलरी डेबिट है, इसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पर टू एक्सपेंसेस कर देंगे, जो भी नाम है इसका, यानी एक्सपेंसेस अकाउंट। जैसे सैलरी है, फॉर एग्जांपल सैलरी, तो कितना कम करेंगे? जितना फालतू दे रखा है 20,000, और डेबिट जो करेंगे वो हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, जिसको सैलरी अकाउंट कह सकते हैं, प्रीपेड सैलरी डेबिट। तो आपको ये एंट्री नहीं करनी, ये तो समय समय पर होती रही है, पूरे वर्ष हुई है, लेकिन लास्ट में वर्ष के अंत में आपको ये एंट्री करनी होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अब अगले साल जब वो 2 महीने की सैलरी का वक्त आएगा, तब क्या एंट्री होगी
तब सैलरी देने की बारी आएगी तो सैलरी डेबिट, लेकिन टू कैश नहीं, क्योंकि कैश तो पहले गया। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये एंट्री नहीं करनी है आपको, सिर्फ ये एंट्री करनी है। अब इसको याद कैसे रखें, क्योंकि एक्सपेंसेस दे चुके ना, तो वो डेबिट हो रखे होंगे, उसको कम करना है तो एक्सपेंसेस को डेबिट की जगह क्रेडिट कर दो ताकि एक्सपेंसेस कम हो जाए, और डेबिट क्या कर दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन, जिसको हम क्या कहते हैं, हरास, घिसावट, क्योंकि संपत्तियों को यूज करते हैं तो घिसती हैं, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल है तो रूल क्या बना, अगर ये खर्चा है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट। तो जब भी कभी डेप्रीशिएशन लगाओगे तो कम ही होगा, तो डेप्रीशिएशन को डेबिट किया जाएगा। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहां पर कैश नहीं जाता। डेप्रीशिएशन करते हैं तो जो संपत्ति घिसी है वो कम करनी पड़ती है, टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। अब एसेट्स का नाम लिखना पड़ेगा, मशीनरी है तो मशीनरी, प्लांट है तो प्लांट, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, फर्नीचर है तो फर्नीचर, लेकिन लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। जमीन जो है, लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हो तब तो हम मान लेते हैं कि बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुए, लेकिन सिर्फ अगर लैंड हो तो वो कभी डेप्रिशिएट नहीं करते। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। बच्चों, मालिक जब बिजनेस में पैसा लगाता है और मान लेते हैं कि उससे 1 साल के बाद 1 लाख का प्रॉफिट होता है, तो कोई कहता है वाह आप तो बहुत अच्छा कमा रहे 1 लाख रुपए। तो कहता है सर क्या कमा रहा हूँ, मैंने जितना पैसा लगा रखा है यदि मैं बैंक में रखता तो मुझे बैंक ब्याज देता कि नहीं देता, तो इसलिए कुछ ब्याज तो वो अपने बिजनेस से भी चाहता है। और बच्चों खासकर तब अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति पार्टनर हों और मेंबर्स हों, तो ऐसे में तो सब पूंजी भी बराबर नहीं लगा पाते, तो इसलिए जिसकी ज़्यादा पूंजी वो चाहता है कि मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो, तो इसलिए वो कहता है भाई हम तो ब्याज लेंगे। तो ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सवाल है ब्याज मिला या दिया। अब वही बात है, आपको देखना पड़ेगा आप अकाउंट उसके घर के बना रहे हो या बिजनेस के। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालिक को मिलेगा, पर बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस तो देगा, इसलिए बिजनेस के लिए खर्चा है, और खर्चा होने के नाते डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। मालिक जब कभी ब्याज लेता है या ड्राइंग के लिए ब्याज देता है, तो एक खास बात याद रखना, वो नकदी में नहीं लेता। उसके साथ ऐसी कंपल्सन नहीं है कि उसे लेके ही जाना होगा। ठीक है, मिला है, बिजनेस में ही लगा रहने देगा, कहेगा जब मुझे जरूरत होगी तब ले जाऊंगा, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दे, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में डाल देते हैं, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो कैपिटल में क्रेडिट में चला जाएगा, कैपिटल प्लस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग कर रखी है और उस पर इंटरेस्ट लिया जाता है उस व्यक्ति से, तो यहाँ पर जो वो इंटरेस्ट देगा वो बिजनेस के लिए इनकम होगी, इसलिए इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और डेबिट जो होगा यहां पर कैपिटल या ड्राइंग्स कर सकते हैं, इसको ड्राइंग भी कर सकते हैं और कैपिटल भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों? अगर ड्राइंग करते हैं डेबिट तो बाद में कैपिटल में एडजस्ट कर लेंगे ड्राइंग को, और सीधा कैपिटल करते हैं तो भी कैपिटल में से एडजस्ट हो सकते हैं। ओके, ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम कैश बुक, सब्सिडियरी बुक्स, लेजर और ट्रायल बैलेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर।